मंचासीन एवं सभागार में उपस्थित सृजनशील रचनाकार एवं सुधी सहृदय जन, मैं आप सबको स्नेहिल अभिवादन करती हूँ। अभी विवेक चतुर्वेदी ने अपनी काव्यात्मक शैली में बहुत सुंदर व्याख्याएं की हैं क से ख ग तक की। वे अपनी काव्यात्मकता से संजीवन रस ढरकाते हैं और उन्होंने अपने उत्कृष्ट सौंदर्य बोध से इस कार्यक्रम को महोत्सवी बना दिया है। उनके साथी कुंदन सिद्धार्थ और अन्य सहयोगी जन, मैं सबको बधाई देती हूँ। तो विवेक चतुर्वेदी ने जो क ख ग की व्याख्या की है, मैं उसे दूसरे रूप में उसकी व्याख्या करना चाहती हूँ। ग क वर्ग का तीसरा व्यंजन है ग। यहाँ ग से गीत और गजल की बात की जा रही है। ये इस वर्ग के सारे व्यंजन, उनका उच्चारण स्थान कंठ है। अभी आप लोगों ने यश मालवीय जी की इतनी सुंदर कविता और कंठ संगीत के माध्यम से सुनी और सभी लोग आतुर होंगे गीत और गजल सुनने के लिए। मैं क और का और की बात करूंगी। ये कह रहा है का की 12 खड़ी में तीसरी मात्रा की है किताब, और क से कविता और का से काव्य। ये कविता और काव्य ये सब किताब में स्थायित्व पाते हैं, बड़ी लंबी यात्रा करते हैं किताब में। और उसी किताब बोरसी भर आँच यतीश कुमार की जो है, उस पर मुझे बात करनी है। वो पहले मैं जो उनका मुख पृष्ठ है, कवर, उसके बारे में बात करना चाहूँगी। शीर्षक के बारे में बात करना चाहूँगी। बोरसी भर आँच। बोरसी यानी हम लोग गुरसी बोलते हैं उसको, गोरसी। और ठंड में बहुत सारे अंगारे जला करके और ताप प्राप्त किया जाता है, उसका ठंडक मिटाई जाती है। पर ये उन्हें बहुत सारे अंगारे दर्द के, पीड़ा के, जो बाल्यावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की त्रासद घटनाएं हैं, उन सबको वो बोरसी भर कहते हैं। लेकिन लिखा बहुत बाद में है, तो मैं ये कहूँगी कि जो अनबुझी चिंगारियाँ रह गई थीं उस बोरसी भर आग की, अंगारों की, वो उन्होंने उसको अपनी स्मृति से किताब में ढाला है। बोरसी भर आँच जो किताब है उसमें उन्होंने ढाला है। एक और बात कि चित्र में कवर पृष्ठ जो है, मुख पृष्ठ जो है, उस पर एक चेहरा है और उसमें एक आँख है। ये आँख जो है अवसाद भरी है, जिसमें पीड़ा का समंदर है। आप अगर उसके भाव को पढ़िए, उस चित्र में जो आँख है वो पीड़ा वो व्यक्त कर रहे हैं। वहाँ बोरसी भर अंगारे नहीं है, केवल आँख है। बस मेरी दृष्टि भी बोरसी पर मेरी आँख थी। बोरसी पर मेरी आँख इस तरह से रही कि मेरे मन को मथ डाला उसने, और मैं
उसके उस पर कुछ कहे बिना, कुछ लिखे बिना नहीं रह सकी। उपकृत हूँ राजेंद्र दानी, प्रतिष्ठित कथाकार, जिन्होंने अपनी अनविटी पत्रिका में मेरे उस आलेख को स्थान दिया है। वो बोरसी भर आँच जो है बचपन से लेके किशोरावस्था तक की 63 घटनाएं हैं, जिनको उन्होंने प्रौढ़ावस्था में लिखा है, बाद में लिखा है। तो क्या होता है कि जो स्मृतियाँ होती हैं हमारे अवचेतन में, हमारे अनुभव, ऐसी घटनाएं दृश्य हों या श्रव्य हों, वो सब संकलित होती चली जाती हैं। लेकिन अवसर पाने पर हमेशा स्मृतियों की ये विशेषता है कि वो प्रत्यावर्तित होती हैं, और यही प्रत्यावर्तन हम बोरसी भर आँच में देखते हैं। एक बालक चीकू, अगर हम उस आँख से देखें, इंद्रिय है जो हमारी, उससे हम देखें तो हमें एक उद्धत उद्दंड बालक दिखाई देगा जो अजीब अजीब से करिश्मे करता है, अजीब अजीब से करिश्मे, एडवेंचरस चीज़ें जो है, रोमांचक चीज़ें वो करता है। लेकिन अगर हम हृदय की आँख से देखें तो वो बालक बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, बहुत साहसी बालक है। वो स्पाइडरमैन की तरह जो है एडवेंचर करना चाहता है। इसलिए बोरसी भर आँच को पढ़ने के लिए केवल आँख नहीं, बाहरी इंद्रियगत चक्षु नहीं, बल्कि हृदय की आँख चाहिए। मुझे याद आते हैं घनानंद। रीतिकाल के कवियों को सब स्थूल चित्रण का कवि मानते हैं, पर उनमें से घनानंद ऐसा है जिसने कि बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। उन्होंने लिखा है, जग की कविताई के धोखे रहें या प्रवीणन की मति जाति चकी। जग की कविताई के धोखे रहें या प्रवीणन की मति जाति चकी। समुझे कविता घन आनंद की, ही आँखिन नेह की पीर तकी। वही हृदय की आँख चाहिए बोरसी भर आँच के चीकू को देखने के लिए। मैं ये 3 बिंदु मेरे मस्तिष्क में हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि 15 मिनट का समय सीमा है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कविता का माहौल है। अभी यश मालवीय ने मंत्र मुग्ध कर दिया सभागार को। ऐसे वक्त में वक्तव्य देना मखमल में पैबंद के समान है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये पैबंद भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी मखमल में पैबंद लगाने, फटे को दूर करने के लिए ये पैबंद भी ज़रूरी होता है। इतने टुकड़े हैं बोरसी भर आँच पुस्तक में, अनेक टुकड़े हैं। अगर एक एक टुकड़े को ही पढ़ा जाए तो समूचे पुस्तक की रचनात्मकता जो है उसका उत्कर्ष हमें दिखाई देगा। मैं 3 बिंदु की बात करूंगी क्योंकि मेरी अपनी दृष्टि से। पहली बात, बचपन से लेकर के किशोरावस्था तक का मनोविज्ञान। दूसरा बिंदु उनका है सांचा अनुभव, जिसे कबीर अनभय सांचा कहते हैं। और तीसरा बिंदु है वैयक्तिकता के माध्यम से सामाजिक सरोकारों तक की अभिव्यक्ति करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आरोपित कहीं नहीं लगता। उसके लिए उन्होंने कोई चरित्र नहीं गठित किए। प्रेमचंद तो यथार्थ को अभिव्यक्त करने के लिए वे चरित्र निर्मित करते थे, टाइप्ड कैरेक्टर वो निर्मित करते थे। परंतु इन्होंने, क्योंकि वहाँ तो कल्पना के लिए और किसी कल्पना के लिए तो स्थान है ही नहीं, यथार्थ ही कहना है, क्योंकि संस्मरण है। वो संस्मरण में तो यथार्थ बोलना पड़ेगा, आत्मकथा में भी यथार्थ बोलना है। ये कथेतर गद्य हैं। आजकल छोड़िए बात, सबसे ज़्यादा झूठ तो आत्मकथाकार ही बोलने लगता है, तो वो बात छोड़ दीजिए।
यतीश कुमार ने कहीं भी छिपाया नहीं है कुछ भी। जो कुछ भी है सच बोला है और उस सच के माध्यम से ही उन्होंने समकाल को जो है वो दर्शाने की चेष्टा की है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो आरोपित सा है, अलग से घटना जो है उसके लिए निर्मित की जा रही है। तो मैं पहले उस मनोविज्ञान की बात करूंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वो चीकू जो है वो क्या कहते हैं, पिता के मरणोपरांत जन्मा हुआ बच्चा है, पोस्ट्यूर ऐसा कुछ कहा जाता है उसको। और वो बच्चा उसके लिए माँ उसका आदर्श है। और हो भी क्यों ना, वह माँ जो पति की मृत्यु के बाद और इंटरमीडिएट थी, वो नर्स बन जाती हैं अस्पताल में, वहीं गांव जो कस्बा था इनका, अस्पताल में, और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। वो माँ भ्रष्टाचार के युग में ईमानदारी को प्रकट करने वाली माँ, सेवा परायणता को अपना जो है उद्देश्य बनाने वाली माँ। इसलिए यतीश जो है, चीकू जो है, माँ को आदर्श समझता, मॉडल है, वो हीरो वर्शिप है माँ के लिए। परंतु दूसरी ओर एक इडिपस ग्रंथि से भी ग्रसित है वो, क्योंकि माँ बाद में जो है एक अवर्ण डॉक्टर से विवाह कर लेती है। बस यहीं से चीकू के मन में कुंठा जागृत हो जाती है। और वो कुंठा इस प्रकार की कि वो चाहता है, यानी समझ लीजिए चरम तक चाहता है, घृणा करता है कि या तो वो रहे या पिता रहे, डॉक्टर पिता, दूसरा पिता रहे, सौतेला पिता उसका। और ये एडिपस ग्रंथि होती है जिसमें, और पिता के प्यार से वंचित था वो, पिता ने वो प्यार नहीं किया। लेकिन वो ये लिखते हैं कि माँ के प्रति उनका प्रेम वैसा ही रहा। यहाँ पर वहाँ यतीश कुमार कुछ छुपाने की बात करते हैं। देखिए, पॉल द मान जो है वो जॉक दरीदा का बहुत बड़ा समर्थक था। उसने लिखा है, जो ब्लाइंडनेस की किताब है उसकी, उसमें लिखा है उसने कि लेखक बहुत कुछ छुपाता है और उस अंधता को देखना पाठक की जिम्मेदारी होती है। तो मैंने भी ये समझा कि वहाँ चुप लगा गए हैं यतीश कुमार, क्योंकि वो जानते हैं कि माँ के प्रति डॉक्टर पिता का प्रेम अटूट है और वो उसको हल्के से बात करके आगे निकल जाते हैं। और ये इडिपस ग्रंथि के अलावा उस पिता को लेकर के उनके मन में हीनता की भी ग्रंथि है, और जिसके लिए वो एक कल्पना का मंडल निर्मित करना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा का, कि पिता कैसा हो। और उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा, बस माला चढ़ी तस्वीर भर देखी है, लेकिन उनकी कल्पना में वो पिता बहुत आदर्श है। वो पिता इन्हें हीनता ग्रंथि के बदले वो आरोपित कल्पना करना चाहते हैं आदर्श पिता की। इसे कविता का माहौल है आज, तो मैं उनकी दो कविता से ही इसकी पुष्टि कि कैसे व्यक्ति जब हीनता ग्रंथि का शिकार होता है तो कैसे वो कल्पित मंडल निर्मित कर लेता है, और सारी प्रक्रिया उसकी उसी ओर धावित होती है। बाहर से वो कुछ भी करता प्रतीत हो, लेकिन अंदर से वो सारा जो है उसका रुझान उसी तरफ होता है और वैसे ही क्रियाकलाप को करता है।
पहले मैं इडिपस ग्रंथि की बात करूंगी। एक कविता है उनकी, और यहाँ पोस्टर में भी वो कविता लिखी गई है, दुख सुख। मैंने दुख को नहीं देखा, माँ को देखा। अब देखिए वो इडिपस ग्रंथि पिता के बारे में, सौतेले पिता के बारे में। पिता आए, गले से लगाए, क्षण भर में, हाँ, गले से लगाए, मैंने सुख को नहीं पिता को देखा। फिर कहते हैं, क्षण भर में पिता ने आगोश से अलग कर दिया, मैंने जाना सुख क्षणिक है। माँ स्थायी दुखों की दवा खोजती माँ वहीं बैठी रही। कब से? यानी दुख स्थायी होता है, लंबा चलता है दुख, और सुख क्षणिक होता है। ये प्रतीकात्मक व्यंजना जरूर है दुख सुख की, लेकिन इसमें छिपा हुआ है इडिपस ग्रंथि, पिता के प्रति आक्रोश का भाव, क्योंकि पिता को देख करके वो क्षणिक सुख की बात करते हैं। हाँ, मैंने पढ़ दिया पूरा। हाँ, दूसरे जो मैं कल्पित मंडल की बात करती हूँ, उन्होंने एक आदर्श का, अपने पिता, आदर्श पिता का कल्पित मंडल निर्मित किया है। वो कविता है पिता कविता, और मुझे वो याद नहीं है वो कविता, ये तो मुझे याद हो गई थी क्योंकि इसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। प्रतीकात्मक दुख सुख की अभिव्यक्ति है, लेकिन इसमें इडिपस ग्रंथि का फैलाव है। तो वो पिता कि पिता ने, देखिए आदर्श है, क्योंकि उनके वास्तविक पिता तो यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और सौतेले पिता से उन्हें प्रेम नहीं मिला। ऐसी स्थिति में वो पिता की कल्पना आदर्श के रूप में करना चाहते हैं। एक छतनार वृक्ष है पिता, पिता कविता है, वो अंतस की खुरचन में है वो कविता। एक छतनार वृक्ष के रूप में उसकी कल्पना करते हैं, और जब वो पिता पालन पोषण करता है, क्या क्या नहीं सहता अपने बच्चे के लिए, उसके कांटे चुन लेता है, और जब उसके छतनार वृक्ष के पत्ते गिरते चले जाते हैं एक समय, तब उसको महसूस होता है कवि को कि उसके कंधे की एक टहनी टूट गई है आज। यानी ये हीनता ग्रंथि का परिणाम था कि उन्होंने अपने कल्पना में ऐसे आदर्श पिता को, और ये उनके साहित्य का मूल है। कई जगह वो इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि वो उनकी त्रासद घटनाएं, जिनके माध्यम से मैंने उन्हें बहुत कुशाग्र बुद्धि का समझा। सोचिए कि एक बालक और उसके मित्र पानी फल तोड़ने जाते हैं, और उसके कारण उनके मित्र पप्पू को बहुत कठोर दंड मिलता है, लेकिन ये सब मित्रगण उसको बचाने की कोशिश करते हैं। यानी ये कि समझिए मर्मांतक दंड उसको दिया जाता है। ये मछलियों के बीच में चीकू फंस जाता है और नंगे तारों में उलझ जाता है, जो बिजली के नंगे तार जो है उनमें उलझ जाता है। और फिर यहाँ तक कि वो परीक्षा देने के लिए रेत का ट्रक जो है उससे लटक करके वो परीक्षा देने के लिए जाता है। ऐसा दुस्साहस कौन करेगा? तो वो कुशाग्र बुद्धि का ही तो बालक है ना। तो वो उन्होंने मंद बुद्धि कहा है, वो सत्य बात कहना चाहते थे, परंतु वो बात नहीं है। मैंने उस जो छुपाने की बात थी मैंने उसको उजागर कर दिया कि, और इसीलिए ड्राइविंग से उन्हें फोबिया हो गया है, क्योंकि वो जो ट्रक से, रेत के ट्रक से लटक करके कि हाथ दब रहे हैं उनके और चले जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर।
ऐसा बालक। और जब किशोरावस्था में रति चेतन जागृत होता है, उस समय उनका मित्र प्रशांत वो होमोसेक्सुअलिटी की स्थिति तक प्यार करने लगता है चीकू को। मैंने तो भाई मनोविज्ञान पढ़ा है, और मनोविज्ञान विषय नहीं पढ़ा मैंने, उसका मनोविज्ञान किताब का पढ़ा है कि वो एक छत्र अधिकार करना चाहता है, और बाकी उसके मित्र जो है जैसे श्रद्धा करते हैं। श्रद्धा में होता है ना कि श्रद्धा में बहुत से लोग एक से एक श्रद्धा कर सकते हैं, लेकिन प्रेम में एक अधिकार होता है। प्रेम को कोई नहीं बांटना चाहता, बिल्कुल नहीं बांटना चाहता। और वो होली के रंग की बात है, और उसमें प्रशांत जो है इस तरह से उसकी परीक्षाएं लेता है चीकू की कि ये पता चले कि वो केवल उसको चाहता है। ये क्षणिक होमोसेक्सुअलिटी का जो जब रति चेतन जागृत होता है तो वो ये नहीं देखता कि मेल है कि फीमेल है, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसा मनोविज्ञान जो है वो मैंने उसमें पाया। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैसे जो है उन्होंने सब कुछ सच सच कहा है। वो चाहते तो बहुत सी बात छुपा सकते थे, बहुत कुछ छुपा सकते थे, लेकिन उन्होंने छुपाया नहीं। पिता के बारे में जब मृत्यु उनकी हो जाती है तो ये ओट से देखता हुआ चीकू और सब दृश्य देख रहा है, और उसे अंदर से खुशी हो रही है कि अच्छा हुआ, अब माँ की कुर्सी मिलेगी, पिता की कुर्सी मुझे मिल जाएगी, माँ मेरा अधिकार माँ पर हो जाएगा। ये भावना चीकू के मन में है। थोड़ी सी बात सामाजिक सरोकारों की मैं कहूँगी कि वैयक्तिकता से बात वो व्यक्ति की कर रहे हैं, सारी स्मृतियों से वो संस्मरण लिख रहे हैं, लेकिन वो उसमें जो समस्याएं हैं सामाजिक, वो भी उसमें नत्थी करते चले जाते हैं। वो हो चुकी हैं अपने आप सहज रूप से, उन्होंने सायास नहीं किया है, वो निरायास ही उसमें नत्थी होती चली जाती हैं। जैसे कि वो यौन उत्पीड़न की घटनाएं, बैरन डाकिया एक उनका संस्मरण है, और एक हरी कंपाउंडर जो था उसने जो चीकू के साथ किया, बालिका तो बिल्कुल सुरक्षित है ही नहीं यौन उत्पीड़न से, बालक भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम लोग टीवी वगैरह पर देखते हैं कि वो बताया जाता है कि इनको बताओ कि किस तरह से छू रहा है कोई, किस तरह से यौन उत्पीड़न का प्रयास कर रहा है, इससे बचाव कैसे हो। परिवार के लोगों को सजग होना होगा, और स्कूल के क्योंकि स्कूल के शिक्षक भी ये कर रहे हैं। तो एक तो यौन उत्पीड़न बालक बालिका की जो समस्या, दूसरी बात कि वो जो सौतेले पिता थे वो अवर्ण थे, वहाँ उन्होंने जातिवाद का कितना अभिशाप वो पिता झेल रहा था। वो भी बहुत ईमानदार थे, कहीं भ्रष्टाचार में वो लिप्त नहीं थे, डॉक्टर पिता। और किस तरह से जो वहाँ का विधायक और जो तथाकथित सो कॉल्ड जो है नेता, वो उसको कहते हैं कि हाजिरी लगाओ, हमारे पास हाजिरी लगानी पड़ती थी और उसमें उनको चढ़ोतरी चढ़ानी पड़ती थी, लेकिन वो झुकते नहीं थे उसके पिता। और इतनी उस जातिवाद को लेकर के, अवर्ण जाति को लेकर के उनके मन में इतना विषाद उत्पन्न हो गया कि उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, और इस प्रकार उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये हम अगर उस पिता के पक्ष से देखें तो जातिवाद का जहर कितना अधिक फैला हुआ था, उसके साथ जुड़ा था भ्रष्टाचार।
उन्होंने लिखा है कि अस्पताल के जो कर्मचारी थे वो अटेंडेंस लगा देते थे, लेकिन कोई काम नहीं करना चाहते थे। ये भ्रष्टाचार तो आज तक हम देख रहे हैं। और अब हमारे साहित्य में ये भ्रष्टाचार और राजनीति बहुत गहरे तक जड़ें जमा चुकी है। हम वास्तविक योग्यता वाला लेखक कवि कौन है ये हम समझ नहीं पाते। बिक रहा है भाई, उत्तर आधुनिकता का समय है, बहुराष्ट्रीय पूंजीवाद है, सब चीज पूंजी पर आश्रित है, सारा सब कुछ पूंजी से तौला जा रहा है। और पूंजी में यह नहीं देखा जा रहा है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। अब साहित्य और कलाएं बिकाऊ हो गई हैं। सम्मान करवाना, जो सम्मान किए जाते हैं ना, तो मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये सचमुच में सम्मान के लायक। जब मैं अखबारों में पढ़ती हूँ तो, और जहाँ तक विश्वविद्यालयों की बात है, वो वहाँ समझ लीजिए कि चाहे पीएचडी हो, दूसरे से लिखवा लो पैसा दे करके, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, इसमें इतनी भूमिका लिखी जाएगी, इतनी सिनॉप्सिस में इतने पैसे लगेंगे। ये मैं उस क्षेत्र में रह करके मैंने इसको बहुत अनुभव किया है। यतीश कुमार ने अपने मित्र लाभानंद का जिक्र किया है, जिसमें खिलाड़ी के रूप में वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और उनके साथ कितना अन्याय किया गया। हो रहा है ये जो बीसीसीआई है, इसमें भी किसको कैप्टन बना देना, किसको उतार देना, किसको खेल खिलाना, किसको नहीं करना, ये सारा सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है। तो इस भ्रष्टाचार को उन्होंने अपने इस घोर सी भर आँच में उसका संकेत किया है। और नक्सलवाद है, राजनीति है, कुत्सित राजनीति है, घृणास्पद राजनीति है, उस सब का जिक्र उन्होंने अपने इस वैयक्तिक घटनाओं के माध्यम से, घटनाओं और ब्यौरों के माध्यम से जो निरायास उनके पुस्तक में आ चुके हैं, उसका उन्होंने आकलन किया है। तो कहने को तो बहुत कुछ है, और कभी भी कोई भी लेख, पाठ, वक्तव्य पूरा नहीं होता। मुझसे भी बहुत कुछ छूट गया है, लेकिन कभी अवसर मिला तो मैं कुछ और कहूँगी। आज बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद।